Good morning, class 10th. This is the third chapter of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस चैप्टर में नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है इसको पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हम समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। जैसा कि आपने पीछे नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा कि बहुत सारे नेशन स्टेट्स का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से लोगों का जो समझ था उसमें बदलाव आया। लोगों के अपना आइडेंटिटी, अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग को लेकर के बदलाव आया। नए सिंबल्स, आइकन बने, नए सॉन्ग्स बने, नए आइडियाज़ बने, जो किसी भी कम्युनिटीज़ के बाउंड्रीज़ को आइडेंटिफाई करती है। और इंडिया जैसे देश में क्या हुआ, यहाँ जो मूवमेंट था वो था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट मतलब कोई ग्रुप, कोई कॉलोनी यहाँ पे शासन कर रहा था और उसके खिलाफ जो मूवमेंट हुआ उसे कहा गया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के वजह से ही क्या हुआ कि लोगों ने स्ट्रगल किया कॉलोनलिज्म के खिलाफ, जिसके वजह से वो क्या हुआ, डिफरेंट ग्रुप एक साथ कंबाइन हुए। अब ये ग्रुप जो थे ये अलग तरीके से सोचते थे, हर ग्रुप का अपना अलग अलग पहचान था, हर ग्रुप अपना फ्रीडम अचीव करने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल कर रहा था। बट महात्मा गांधी ने कांग्रेस को अंडर लेकर के इन सारे अलग अलग डिफरेंट ग्रुपों को कंबाइन किया और एक मूवमेंट स्टार्ट किया। तो इस चैप्टर में मेन रूप से आप पढ़ने वाले हैं इंडिया के बारे में 92 के ऑनवर्ड, या 92 से 1935 कह सकते हो, जिसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है, NCM यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड दूसरा है CDM यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक है 1920 का और दूसरा है 1930 का। तो यही दो टॉपिक पे डिस्कशन होगा विस्तार से इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट्स कवर करना है या कौन कौन सा लेसन है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंट्रोड्यूस हमने कर दिया। पहला चैप्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। दूसरा है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। तीसरा है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस एंड चौथा है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बट इन सब लेसन्स के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है जिसे वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो लेसन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये बोर्ड पे वही दिखाई दे रहा होगा, देख रहे हैं। पहला टॉपिक ये है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का पहला टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब के बीच में चला, 1914 to 18, और इसका इंडिया पे ये इफेक्ट पड़ा। क्या क्या इफेक्ट पड़ा आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ कि युद्ध के वजह से जो डिफेंस पे खर्च था आर्मी पे वो बढ़ गया, जिसके वजह से जो इनकम टैक्स और ड्यूटीज़ थी वो बढ़ गया और लोगों के ऊपर टैक्स का लोड आ गया। दूसरा, जो प्राइसेस था डेली कम्युनिटीज का यूज करने का, जो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और 1913 to 18 के बीच में इंडिया एक इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस भी कर रहा था। इसके अलावा गांवों से ज़बरदस्ती फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, यानी कहने का मतलब है कि आर्मी के लिए ज़बरदस्ती युवकों को सोल्जर में आर्मी के रूप में भर्ती की जा रही थी। साथ ही साथ भोजन की भी कमी आ गई, बॉर्डर पर ज़्यादा भोजन सप्लाई होने की वजह से जो, और उसी पीरियड में 1921 के लगभग में 1918 के लगभग में ही एक आपदा आया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियन पीपल क्या हुए, मारे गए, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921। अब ये सारी चीज़ें लोग झेल रहे थे। उनको एक उम्मीद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद शायद ब्रिटिश कोऑपरेट करे और हमें फ्री कर दें। जैसा शर्त यही था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर इंडियन साथ देंगे तो ब्रिटिश क्या करेंगे, इंडियन लोग को फ्री कर देंगे। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ भी और ये ब्रिटिश ने क्या किया, ये चीज़ें की नहीं, जिसकी वजह से कुछ मूवमेंट हुआ स्टार्ट। उन मूवमेंट की ओर ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका दूसरा टॉपिक है इस पे पहले लेसन का, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या था आइडिया ऑफ सत्याग्रह? इसे इंट्रोड्यूस किया गया था MK गांधी यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा। और इस
आइडिया को सबसे पहले महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यूज किया था, और वो यानी इंडिया आए थे महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से लौट करके। और जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ भी सेम मेथड हो रहा है, और जब यहाँ भी मतलब वही कॉलोनियल ऑपरेशन चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मास एजिटेशन का यानी कह सकते हो कि एक आंदोलन का सहारा लिया और एक आइडिया दिया अपना, जिसे सत्याग्रह कहा गया। तो सत्याग्रह मतलब होता क्या है, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, द आइडिया यानी दिस आइडिया सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। कहने का मतलब है कि सत्याग्रह जो है सत्य की ताकत और सत्य की खोज पे जोर डालता है। इसका कहना है, यानी सत्याग्रह का कहना है कि यदि स्ट्रगल अन्याय के खिलाफ हो तो शारीरिक अत्याचार करने वाले के खिलाफ शारीरिक ताकत लगा के युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्याग्रही जो होते हैं वो नॉन वायलेंस का सहारा लेते हैं, अहिंसा का सहारा लेकर के उनके आत्मा को जागृत करते हैं, यानी उनके आत्मा को जगाते हैं और अत्याचार करने वाले को सत्य देखने पे मजबूर करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने सत्याग्रह के थ्रू नॉन वायलेंस का रास्ता लोगों को बताया, और इंडिया के अंदर 3 सत्याग्रह सक्सेसफुली महात्मा गांधी ने लीड किया। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहला सत्याग्रह उन्होंने बिहार में चंपारण में किया 1916 में, इंडिगो कल्टीवेटर्स के खिलाफ। यानी यहाँ जो पीजेंट्स थे वो प्लांटेशन सिस्टम से बहुत ही ऑपरेस्ड थे, अत्याचार उनके ऊपर हो रहा था। इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया चंपारण सत्याग्रह में। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किसान थे वो बेचारे प्लेग एपिडेमिक से, प्लेग आया था उस समय, तो प्लेग के वजह से उनका फसल बर्बाद हुआ, वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया। एंड 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर के सपोर्ट में, कॉटन मिल वर्कर के सपोर्ट में इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया और कॉटन मिल वर्कर को बहुत सारे राइट्स दिलवाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एक टॉपिक, सब टॉपिक रॉलेट एक्ट। 1990 में इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे इंट्रोड्यूस किया जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय था, उसने ही क्या किया कि इसने इसको इंडियन मेंबर्स के खिलाफ इस लॉ को पास किया। जैसा कि हमने पीछे बताया था कि यहाँ के लोगों को लगता था कि युद्ध के बाद स्थिति खत्म हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, ब्रिटिश चले जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो लोगों ने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेल स्टार्ट कर दिया। इसी को देखते हुए उस लोगों ने रॉलेट एक्ट पास किया। इसके तहत गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दी गई, बहुत ज़्यादा पावर दी गई, ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सके, दबा सके, और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना किसी जांच पड़ताल के लिए 2 साल के लिए जेल में डाल सके। तो इस लॉ के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़े गए। गांधी जी ने इसी को देखते हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की, और ये शुरू हुआ एक हड़ताल से जो 6 अप्रैल को स्टार्ट हुआ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हड़ताल स्टार्ट हुआ कब से, 6 अप्रैल से गांधी जी ने स्टार्ट किया। जब ये स्टार्ट हुआ तो जगह जगह पे शहरों में रैलीज निकलने लगे, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप या शॉप्स सब बंद हो गया, एंड हर जगह क्या हुआ, मतलब पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम, रेलवे था, टेलीग्राफ था, सब डिसरप्ट हो गया। और ब्रिटिश एकदम डिसाइड कर लिया कि ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि इस नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाना है। और उसी पीरियड में क्या हुआ, उन लोगों ने जितने भी लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, उसको अरेस्ट करना शुरू किया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने पर बैन लगा दिया। एंड 10 अप्रैल को एक घटना हुई कि अमृतसर के अंदर एक पीसफुल जुलूस चल रहा था, उस पर पुलिस वालों ने फायरिंग कर दी, जिसके वजह से पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, इमरजेंसी टाइप का, लोग भीड़ नहीं लगा सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि मार्शल लॉ लगने के बाद इसका हेड बना दिया जनरल डायर को, जिसने एक बहुत बड़े इंसिडेंट को कहो कि लीड किया, जो कि 13 अप्रैल का हुआ, जिसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट या जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। इस दिन हुआ था क्या, ये जलियांवाला बाग जो अमृतसर में था,
13 अप्रैल को। उस समय पंजाब में बैसाखी का त्यौहार भी था और बहुत सारे निर्दोष गांव वाले बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए इस बाग में आए थे। उनको तो पता भी नहीं था कि ये मार्शल लॉ होता क्या है। एंड उन्हीं की आड़ में बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटिस्ट भी क्या हुए, मीटिंग्स लगाने के लिए उसी बैसाखी त्यौहार में इस जगह पे शामिल हो गए। हालांकि दो बहुत फेमस लीडर अरेस्ट हुआ था अमृतसर से, एक था सत्यपाल मलिक और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। तो उसी के सपोर्टर भी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर को जब इस बात का पता चला तो उसने क्या किया, जलियांवाला बाग का जो एंट्रेंस और एग्जिट गेट सेम था, दोनों उसको लॉक कर दिया और इस भीड़ पे फायरिंग कर दी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। और उन्होंने यानी जनरल डायर ने यहाँ पे एक मोरल इफेक्ट मतलब एक अपना डिक्लेयर्ड भी किया कि मैं इंडियंस के दिमाग में एक मोरल इफेक्ट पैदा करना चाहता हूँ, यानी जो सत्याग्रही है उनके दिमाग में डर पैदा करना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में कभी इस तरह का वो काम नहीं कर सके। तो गांधी जी, इसके बाद क्या हुआ, पूरे कंट्री में आग जैसा मतलब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया। हर गली हर मोहल्ले में क्या हुआ, स्ट्राइक होने लगे, पुलिस पे अटैक होने लगा, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक होने लगा। लोग अब इसको दबाने के लिए गवर्नमेंट भी अपना अत्याचार शुरू कर दिया। जब भी सत्याग्रही पकड़ा जाता उनको ज़मीन पे बैठा देता, नाक रगड़ने के लिए कहता, गलियों में खींचता, रेंगता। एंड ये भी अलाउ कर दिया कि यदि कोई भी साहब गलियों से गुजरता है तो उसे सैल्यूट करना एसेंशियल है। इसके अलावा जब गांधी जी ने एक चीज़ तो यहाँ नोटिस किया कि ये जो मूवमेंट है ये तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि हिंदू और मुस्लिम यूनाइट ना हो जाए। और इनको मौका मिल गया खिलाफत कमेटी को कंबाइन करने का। कैसे खिलाफत मूवमेंट था क्या, इसको पहले समझना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की जो था, ऑटोमन टर्की, उसकी हार हुई और ब्रिटिश जीता। तो उसमें क्या हुआ कि जो इस्लामिक जगत का जो खलीफा होता है वो बहुत स्पिरिचुअल हेड होता है। ऐसी ट्रीटी की गई ब्रिटिश के द्वारा कि उसका पोजीशन थोड़ा सा डाउन हो गया, जिसके वजह से मुस्लिम लोगों ने उसी खलीफा के सपोर्ट के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसे खिलाफत मूवमेंट कहा गया। और ये मूवमेंट इंडिया में बॉम्बे में लीड कर रहे थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो ब्रदर्स थे। तो गांधी जी ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके इन दोनों को यानी खिलाफत कमेटी को कंबाइन करने की बात कही। और कांग्रेस का जब 1920 में सेशन लगा तो इसे कंबाइन कर दी गई और मुस्लिम और हिंदू क्या हुए, इसके बाद यूनाइटेड हो गए। इसीलिए इसको नन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया। अब यहाँ सवाल क्रिएट होता है कि आखिर ये नन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों। यही एक टॉपिक इस लेसन का रह गया, सब टॉपिक्स, जो कि आगे शायद अगले वीडियो क्लिप में कवर करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हालांकि सुन लीजिए, सुनने में क्या जाता है। देखिए यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है, वाई नॉन कॉपरेशन। तो गांधी जी ने हिंद स्वराज, उन्होंने एक बुक लिखा, उसमें कहा कि ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहा है हम लोगों के सहयोग के वजह से, यानी जब तक हम लोग नहीं कॉपरेट करेंगे ब्रिटिश को, वो हमारे ऊपर शासन नहीं कर सकता है। इसी के लिए उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अर्ज किया कि उनका जो भी टाइटल है गवर्नमेंट के द्वारा इनाम में दिया गया उसे सरेंडर करें। जो सिविल सर्विस है, आर्मी है, पुलिस है, कोर्ट्स है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल या फॉरेन गुड्स में काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ का बॉयकॉट किया जाए, बहिष्कार किया जाए, ताकि गवर्नमेंट का जो इनकम हो वो डाउन हो और गवर्नमेंट हमारी बातों को समझ सके और उसे पूरा भी कर सके। हालांकि स्टार्टिंग में जो कांग्रेस था वो इसमें शामिल नहीं हो रहा था, इस डर से कि कहीं उसका जो पॉपुलैरिटी है वो डाउन ना हो जाए। बट दिसंबर 1920 में नागपुर के सेशन में कांग्रेस भी इसमें शामिल हो गए। इस तरह से इस चैप्टर का ये जो पहला टॉपिक था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये कंप्लीट होता है। अगले क्लिप में हम लेकर के आएंगे डिफरिंग स्ट्रेंथ विद इन द मूवमेंट, यानी इस मूवमेंट को लोगों ने कैसे समझा। दैट्स ऑल।